बच्चों हम हमारी पुस्तिका का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं और इस अध्याय के तहत हमने पूर्व के 2 भाग पढ़े, जिसमें हमने जाना कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे लोग ग्रामीण क्षेत्र में अपनी आमदनी करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। दूसरे भाग के तहत बच्चों हमने ये जाना कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो खेती के लिए अलग अलग लोग होते हैं, यानी भूमिहीन मजदूर होते हैं, खेतीहर मजदूर होते हैं जो दूसरे जमींदारों के खेतों में काम करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, साथ में जो छोटे किसान होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, और जो जमींदार लोग होते हैं वो किस तरीके से आमदनी कमाते हैं, इसके बारे में हमने दूसरे भाग में पढ़ा। ठीक है, आज का जो हमारा ये भाग है बच्चों, भाग 3, ये इससे संबंधित है कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारा देश अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं पर मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं पर समुद्र का तटीय भाग है, तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस तरीके से खेती करते हैं, कौन कौन से काम धंधे करते हैं, यानी कि क्षेत्रों के अनुरूप कौन कौन से काम धंधे किए जाते हैं, उससे संबंधित हमारा ये भाग है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि जो हमने पूर्व में पढ़ा, पूर्व के जो भाग पढ़े उससे संबंधित हम यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं और उनके अंतर्गत हम भारत के अंदर खेतीहर मजदूर और किसानों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं कि ये क्या है कि भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर हैं। खेतीहर मजदूर का मतलब जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं उन्हें खेतीहर मजदूर कहते हैं। तो हमारे ये आंकड़ा है, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं बच्चों जो हमें जानने चाहिए कि गांव के 5 परिवारों में से 2 परिवार ऐसे होते हैं जो दूसरों के खेतों में कार्य करते हैं। ये सभी अपनी कमाई के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इनके पास में खुद की ज़मीन नहीं होती, जैसे तुलसी के पास नहीं थी, तो वह पूरी तरीके से जमींदार के खेतों पर ही निर्भर होते हैं। इनमें से कुछ भूमिहीन हैं और कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे तुलसी भूमिहीन थी, वह पूरी तरीके से रामलिंगन के खेतों में कार्य करती थी, जबकि शेखर था, उसके पास में जमीन तो थी, जो छोटे छोटे टुकड़े थे, 2 एकड़ जमीन थी, लेकिन उसको भी क्या करना पड़ता था, रामलिंगन के चावल की मिल में काम करना पड़ता था जब उसके पास में काम धंधा नहीं होता था। तो ये दोनों ही तरीके के जो लोग होते हैं ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। भारत में लगभग 80% शेखर जैसे छोटे किसान हैं जिनके पास में भूमि तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, यानी कि छोटे छोटे खेत हैं। ऐसे लोग भारत में 80% हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के अधिकांश जो किसान हैं वो बहुत छोटे खेत रखते हैं, यानी कि उनके पास में ज़मीन बहुत कम है, जिनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी ज़मीन कम होती है, जबकि 20% लोग रामलिंगन जैसे बड़े जमींदार हैं। अगर हम पूरे भारत के किसानों की बात करें तो भारत के किसानों के अंतर्गत ये जो 20% लोग हैं ये तो हैं बड़ी ज़मीन वाले, यानी कि जो जमींदार हैं। ठीक है, बाकी ये जो लोग हैं जो 80% हैं ये बहुत छोटे किसान हैं। क्या हैं? छोटे किसान। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं बच्चों कि हमारे देश के अंदर खेती का यानी कि कृषि का जो रूप है वो एक तरीके से कितना असमान है, यानी कि आधे से ज़्यादा लोगों के पास में ज़मीन कम है, बाकी 20% लोग ही बहुत ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये खेती के भी कई काम करते हैं। जो जमींदार होते हैं ये सिर्फ खेती ही नहीं करते, क्योंकि इनके पास में अच्छी आमदनी होती है, इसलिए अन्य भी कोई चीज़ बना लेते हैं, कुछ दुकानें खोल लेते हैं, कुछ कंपनियां खोल लेते हैं, तो ये भी कार्य करते हैं। जैसे रामलिंगन के लिए हमने पढ़ा कि उसके खेत भी थे, साथ में उसके चावल की मिल भी थी, साथ में उसके कीटनाशक दवा बेचने की दुकान भी थी। तो खेती के अलावा ये कई काम करते हैं जिससे इनको मोटी कमाई होती है, जैसे मिल लगाना, कर्ज देना, दुकानें खोलना, और ये लोग कर्ज भी देते हैं, सूद भी देते हैं, तो इस तरीके से इनको काफ़ी पैसा मिलता है। ठीक है, अब ये जो हमने चीज़ें देखी, ये जो आंकड़े देखे, तथ्य देखे, उनके आधार पर हमें ये गतिविधि करनी है, इसके आधार पर हमें ये प्रश्न करने हैं, तो उनको हम देखते हैं। दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? हमने ये देखा कि हमने जो आंकड़े देखे इनमें ये देखा कि 20% जमींदार तो हैं और बाकी छोटे किसान हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के सभी किसान बिल्कुल गरीब हैं? नहीं भाई, बिल्कुल गरीब सारे किसान तो नहीं है, क्योंकि जमींदार भी तो किसान ही है, लेकिन ये बड़ा किसान है।
तो हम इस आधार पर नहीं कह सकते कि सभी किसान गरीब है, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भारत के अंतर्गत जो किसान है वो अधिकांश गरीबी में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में जमीन कम होती है। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्या है? हम देख लेते हैं कि ये स्थिति ये है कि असमानता बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस असमानता को दूर किया जा सके? यानी अमीरी और गरीबी का ये जो भेद आप देख रहे हैं, इस भेद को दूर करने के लिए किसानों के लिए आप कौन कौन सी बातें सोच सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएं बना सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। आपके अनुभव से ये चीज़ें लिखिए, ये गतिविधि कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये जो चीज़ें पढ़ी हमने, इसके अलावा हमारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में किसान किस तरीके से कार्य करते हैं और खेती के अलावा वो कौन कौन से कार्य करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप लोग किस तरीके से आजीविका चलाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत का मतलब, अगर हम हमारा नक्शा पढ़ते हैं भारत का, तो ये नक्शा मान लो, ये नक्शा है हमारे भारत का, तो उसका ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम मध्य भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य भारत, ठीक है। ये जो पहाड़ी इलाका है इसको हम पर्वतीय या पूर्वी भारत कहते हैं, जिसके अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र आता है। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम उत्तरी भारत कहते हैं, जिसमें भी पर्वतीय श्रृंखला है। और ये जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, तो ये दोनों क्षेत्र समुद्री एरिया आता है, ठीक है। क्या आता है? समुद्री जो क्षेत्र होता है। तो ये हमारा जब भारत का आप मानचित्र पढ़ेंगे तो उसमें आप ये समझ सकते हैं, जो आपकी जानकारी के लिए है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मध्य भारत की कर रहे हैं। मध्य भारत का मतलब जो हमारे बिल्कुल, और मध्य भारत बच्चों ध्यान रखने की बात है, यह एक मैदानी क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो इस मैदानी क्षेत्र में किस तरीके से कृषि की जाती है, किस तरीके से लोग आमदनी कमाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर लोग खेती तो करते ही हैं, क्योंकि ये मैदानी भाग है। मैदानी भाग में खेती बहुत अच्छी होती है, नदियों का पानी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों के पास में खेती नहीं होती, जो भूमिहीन होते हैं, वो क्या काम करते हैं? खेती के साथ साथ वो जितनी भी जंगल की उपज होती है वह पशुओं पर निर्भर होते हैं, क्योंकि बच्चों मैदानी भाग में जंगल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या अच्छे होने के कारण लोग वहाँ पर पशु भी वहाँ पर बहुत पालते हैं, ठीक है। तो ये लोग जंगलों की जो भी उपज होती है, अब जंगलों में क्या उपज होती है बताओ? जंगलों से हमें क्या क्या मिल सकता है? जड़ी बूटियां मिलती हैं हमें जंगलों से, बहुत तरीके के फल फूल मिलते हैं, साथ में जंगलों से हमें लकड़ियां मिलती हैं, अलग अलग कीमती लकड़ियां किस्म की। तो ये जितने भी जंगलों की उपज होती है, ये मध्य भारत के लोग इन सब उपजों को प्राप्त करते हैं, यानी कि जंगल में जाते हैं, वहाँ से इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं और फिर इनको बाजार में बेचकर आमदनी कमाते हैं। तो मध्य भारत के अंदर मुख्य रूप से लोग खेती भी करते हैं, साथ में जंगल की उपज भी लेते हैं और पशुपालन का भी कार्य करते हैं। जंगल की उपज से आजीविका के लिए ये क्या करते हैं? महुआ बीनते हैं। महुआ एक तरीके का फूल है बच्चों, जो एक पेड़ पर लगता है। ये आप देख सकते हैं महुआ के फूल। इन फूलों को चुना जाता है और फिर इससे शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शराब। तो इसीलिए शराब बनाने के लिए ये लोग जंगलों में जाते हैं और महुआ के फूल चुगते हैं। इसी के अलावा तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते हैं। तेंदू का पत्ता किसके काम आता है बच्चों? बीड़ी बनाने के भी काम आता है, पत्तल बनाने के भी काम आता है। आपने देखा होगा बीड़ी के ऊपर एक पत्ता होता है, वो तेंदू का पत्ता होता है। तो मध्य भारत के अंतर्गत ये जो लोग होते हैं, ये तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते हैं और फिर इन पत्तों से ये पत्तल बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं या अलग अलग काम करते हैं। इसके अलावा ये शहद, गोंद इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पेड़ों के ऊपर शहद मिलता है, इनको गोंद मिलता है जो पूरे भारत में बेचा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो जंगलों की उपज होती है, उन उपजों को प्राप्त करते हैं मध्य भारत के लोग और फिर इनको बेचते हैं और इनसे आमदनी कमाते हैं। सहकारी समितियों में दूध बेचते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे पशुपालन बहुत अच्छे से किया जाता है, इसलिए जो भी पशुओं से दूध प्राप्त होता है उसको ये सहकारी समिति में बेचते हैं और सहकारी समिति के द्वारा फिर इनको आमदनी होती है। सहकारी समिति की हम बात कर चुके हैं बच्चों कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों के द्वारा ही मिलकर बनाई जाती है, लोगों के एक समूह के द्वारा उसको चलाया जाता है और फिर उससे जो भी आमदनी होती है वो लोग आपस में बांट लेते हैं, उसको सहकारी समिति कहते हैं।
तो सभी लोग अपने पशुओं का जो भी दूध होता है वो इन समितियों को, जिसको दुग्ध सहकारी समिति कहा जाता है, उस समिति को बेचते हैं और फिर उससे आमदनी प्राप्त करते हैं। साथ में बच्चों ये लोग ये सारा काम तो करते ही हैं, लेकिन जो घर की महिलाएं होती हैं या बाकी लोग होते हैं वो घरेलू उद्योग चलाते हैं। घरेलू उद्योग किसे कहते हैं? जो घर पे ही चलाया जाए, जिसमें घर के सदस्य ही कार्य करते हैं, उसको घरेलू उद्योग कहते हैं। अब आप बताइए ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जो हम घर पे ही कर सकते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं जो पापड़ मंगोड़ी बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वस्त्रों को डिजाइन करते हैं, यानी कि उनमें कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, गोटा पत्ती का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इनको आमदनी फल सब्जियां इनको अच्छे से मिलती है, ठीक है, तो उन फल सब्जियों से अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं। जैसे मान लो पापड़ मंगोड़ी के साथ साथ वे अचार डालते हैं या और भी सॉस बनाते हैं या अन्य अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, नूडल्स बनाते हैं। तो ये सब लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो घरेलू लोग होते हैं ये उद्योग धंधे भी चलाते हैं, जिसके अंदर पापड़ मंगोड़ी बनाना, बंधेज और गोटा पत्ती के कपड़ों को तैयार करना, साथ में अचार डालना, दरियाँ बनाना या फिर टोकरियाँ बनाना, चटाइयाँ बनाना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो घर के लोग आपस में मिलकर करते हैं और साथ में फिर उन वस्तुओं को बाजार में बेचकर आमदनी कमाते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से मध्य भारत के अंतर्गत लोग कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं समुद्री तटीय की। समुद्री तटीय की बात की थी हमने हमारे मानचित्र के अंतर्गत, इधर और इधर ये जो हिस्सा है बच्चों ये समुद्री तटीय भाग आएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है और यहाँ का जो ये हिस्सा है, यहाँ के जो लोग हैं केरल, तमिलनाडु, इनके जो लोग हैं बच्चों ये समुद्र तटीय कहलाते हैं। तो यहाँ के लोग किस तरीके से कार्य करते हैं? समुद्र होगा तो सोचो समुद्र के आसपास में किस तरीके का कार्य किया जाएगा। सबसे पहले तो हमने बात की कि तटीय क्षेत्रों में धान बहुत अच्छा होता है, यानी चावल होता है, क्योंकि चावल को पानी की ज़रूरत होती है। तो धान तो करते ही हैं, लेकिन धान वही करेंगे जो जमींदार होते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, वो किस तरीके से आमदनी कमाते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक कहानी पढ़ते हैं, यानी एक घटनाक्रम पढ़ते हैं जो बिल्कुल तटीय क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि इसमें जो लोग हैं वो मछली पकड़ने का ज़्यादा कार्य करते हैं और इसमें दो लोग हैं, अरुणा और पारीवेलन। पारीवेलन और अरुणा जो दोनों लोग हैं किस तरीके से मछली पकड़ते हैं वो अपना अनुभव हमें बता रहे हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। कलपट्टू की हमने बात कर ली थी, वहाँ पे खेती की जाती है। पुदुपेट गांव के ये दोनों रहने वाले हैं जो कलपट्टू गांव के पास में ही बसा हुआ एक गांव है, ठीक है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं, वहाँ चारों ओर जाल और केटामरेन। केटामरेन बच्चों क्या है, एक तरीके की छोटी सी नाव होती है, ठीक है। वह छोटी सी नाव, यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं उसको देख सकते हैं। ये जो नाव होती है बच्चों ये जाल को फैलाकर मछली पकड़ने का इससे कार्य किया जाता है, जिसको केटामरेन कहा जाता है, ठीक है, केटामरेन कहा जाता है। तो केटामरेन मछुआरों की एक खास तरह की छोटी सी नाव होती है। कई बार बच्चों ये पूछ लिया जाता है कि केटामरेन क्या होती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये मछली पकड़ने की एक नाव होती है कि पंक्तियां दिखाई देती हैं, यानी कि इस नाव के ऊपर बैठकर लोग जाल फैलाते हैं और फिर जाल फैलाकर मछलियों को पकड़ते हैं। इसलिए समुद्र के किनारे इन गांवों में ये सभी लोगों के पास होती है, इसलिए वो सब लोग पंक्ति से इसको लगा देते हैं, तो ये पंक्ति दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। 7 बजे क्यों? क्योंकि 7 बजे सभी लोग मछली पकड़ कर आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इस समय सारे केटामरेन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठे हो जाती है। सुबह बिल्कुल सूरज उगने से पहले ही ये लोग समुद्रों में चले जाते हैं। मछली पकड़ने वाले, जिनको मछुआरा कहा जाता है, ये सभी वहाँ जाके मछली पकड़ के आ जाते हैं और फिर ये लोग उस जो मछली बाजार होता है वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आती हैं और वो महिलाएं इन मछलियों को खरीदती हैं। मेरा पति पारीवेलन, क्योंकि अरुणा का पति है पारीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। हमारे यहाँ केटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। इन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। एक समस्या आ गई बच्चों, समस्याएं हमें देखती जानी है। मछुआरों के सामने एक समस्या ये होती है कि जब तूफान आ जाता है तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जो समुद्र के अंदर बह जाते हैं, इनकी नावें टूट जाती हैं। तो इसलिए जब ये लेट हो गए तो इन्होंने बताया कि
वहां पर तूफान आ गया था। अब यहाँ पर देखो परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक ही कैटामरेन के अंदर मछली पकड़ रहे हैं। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। नीलाम कर दूंगी का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी बेच देना। नीलाम करने का मतलब क्या होता है, बेचना, यानी कि जो बाकी मछलियां हैं उनको बाजार के अंतर्गत बेचा जाएगा। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। मछली पकड़ने कौन कौन जाता है, इसका पति जाता है पारिवेलन, फिर इसका भाई जाता है और इसका जीजा जाता है। तीनों लोग मछली पकड़ने जाते हैं। जो पैसे की आमदनी होती है तीनों लोगों में बट जाती हैं, ठीक है। बाकी एक हिस्सा उससे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह है, क्योंकि इनकी खुद की नाव नहीं है, खुद के जाल नहीं है, इन्होंने जाल और नाव किराए पे ले रखी है। तो बाकी जो एक हिस्सा बचता है वो किराए वाले को, यानी कि जिसकी नाव है और जिसका जाल है उसको दे दिया जाता है। चूंकि जाल और कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो यह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर इस एक इंजन खरीदा है जो कैटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल पाती हैं। बच्चों जो कैटामरेन होता है वो नाव है जो इंजन से चलती है और ये अरुणा के परिवार की है, उसी के पास में जाल है, इसलिए जो किराए का पैसा आता है वो भी अरुणा और पारिवेलन को ही मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंजन किस में लगा होता है, कैटामरेन में, और इस इंजन से नाव अच्छी तरीके से चल पाती है, समुद्र में काफ़ी दूर तक चली जाती है, ठीक है। इनको नाव चलाना नहीं पड़ता। अब हम देख लेते हैं कि नीलामी में जो औरतें होती हैं वो किस तरीके से कार्य करती हैं। यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं, खरीदने के बाद में वो टोकरे में भर भर के पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वह फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जाते हैं, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजदूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है। हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। ये देखो दूसरी समस्या आ गई बच्चों। दूसरी समस्या क्या आ गई कि ये लोग 4 महीने समुद्र में मछली नहीं पकड़ पाते। जो कौन सा समय होता है, मानसूनी समय होता है। मानसूनी समय के दौरान सबसे पहली तो मछलियों का प्रजनन काल होता है, दूसरा उस समय बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, इसलिए 4 महीने ये लोग मछली नहीं पकड़ पाएंगे, तो इनका खर्चा नहीं चल पाएगा। इसलिए फिर ये वापिस से क्या लेते हैं, कर्जा लेते हैं, जो बड़े जमींदार से, साहूकारों से या बैंक से, ठीक है। बैंक से जब ये कर्जा लेते हैं तो फिर उस कर्जे को चुकाना पड़ता है या साहूकारों को भी चुकाना पड़ता है। तो फिर ये मछलियाँ उन्हीं साहूकारों को बेचते हैं जो कम दाम में बेचते हैं, क्योंकि भाई साहूकार खरीदेगा तो वो अपना मुनाफा ज़्यादा देखेगा, इसलिए वो मछलियों को कम दामों में खरीदता है। तो इसलिए फिर ये खुद की नीलामी नहीं कर पाते हैं और फिर इनको फिर आमदनी कम मिलती है। तो ये भी एक दूसरी समस्या हो गई। वे खाली महीने काटना बस सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ। सुनामी आई बच्चों, सुनामी के कारण काफ़ी इनको नुकसान उठाना पड़ा इन लोगों को, जो भी समुद्री। अब सुनामी क्या होती है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता सुनामी क्या होती है। बच्चों जब हमारे समुद्र होते हैं तो समुद्र के अंदर जो पानी होता है उनके अंदर कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मान लो समुद्र के नीचे भूकंप आ गया। भूकंप आता है जब ज़मीन हिलती है या फिर कुछ और हलचल हो गई समुद्र के ज़मीन के नीचे। तो जब समुद्र के नीचे हलचल होगी तो समुद्र के अंतर्गत भी तो ऊपर भी तो हलचल होगी। इससे क्या होती है, ये जो पानी की लहरें होती हैं बच्चों, ये बहुत ऊंची ऊंची उछलती हैं, ठीक है। और फिर ये लहरों का जो पानी होता है, ये जो लोग रहते हैं उनके घरों को भी लेकर बह जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं सुनामी। क्या कहा जाता है, सुनामी। तो ये कई बार ऐसी सुनामियाँ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा तूफान आ जाते हैं समुद्र के अंदर, तो पानी बहुत ऊंचा ऊंचा उठता है, उससे लोगों के घर ढह जाते हैं, उससे लोगों का समुद्र में जाना मुश्किल हो जाता है इन मछुआरों का, इसलिए वो मछली नहीं पकड़ पाते। तो ये कुछ समस्याएँ हैं बच्चों जो हमने समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत लोगों की देखी, वो किस तरीके से कमाते हैं, मछली पकड़ते हैं और उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ठीक है। अब हम एक गतिविधि करते हैं जो
हमारे पूरे हिस्सों से संबंधित है। भाग 2 के अंतर्गत हमने जो चीज़ पढ़ी थी शेखर की और तुलसी की, उससे भी संबंधित है, और साथ में हमने अरुणा और पारिवेलन की कहानी पढ़ी, उससे भी संबंधित है। तो इस गतिविधि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं बच्चों, शेखर और अरुणा दोनों ही परिवारों को उधार लेना पड़ता है। ठीक है, आपको उनमें से क्या समानताएं और क्या अंतर दिखते हैं, इन दोनों को आपको समानताएं और अंतर देखना है। मैं थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन दे दूं कि दोनों में क्या समानताएं हैं, कि दोनों उधार किससे लेते हैं, जमींदार से या किसी बड़े साहूकार से। ठीक है, और इनको किस तरीके से इस उधार को चुकाना पड़ता है, यानी शेखर अपने जमीन का जो अनाज होता है वो साहूकार को कम दामों पे बेचता है। अरुणा और पारिवेलन उधार चुकाने के लिए अपनी मछलियां साहूकार को बेचती हैं जो कम दामों पर बेचती हैं। तो ये दोनों में समानताएं हैं। अंतर क्या है कि शेखर अनाज बेचता है क्योंकि वो किसान है, और अरुणा और पारिवेलन मछलियां बेचती हैं क्योंकि वो मछुआरे हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, बाकी आप अपने अनुभव से लिखिए। क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है, यह क्या होता है, इससे अरुणा जैसे परिवार को क्या नुकसान हुआ। अब ये मैंने बता दिया कि सुनामी क्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये समुद्र दिखाई दे रहा है आपको, ये पेड़ हैं, और ये समुद्र की जो लहरें हैं, ये सामान्य घरों के अंतर्गत पानी आ रहा है। तो आप सोचिए कि जब आप ऐसी जगह पे हों जहाँ पे समुद्र का पानी आ रहा हो, और तो आपको कौन कौन सी समस्याएं होंगी, आपके घर में पानी आ जाएगा, और क्या क्या कई बार ऐसा होता है कि घर भी बह जाते हैं, लाइट टूट जाती है, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनके बारे में आपको जिक्र करना है। ठीक है बच्चों, अब हम एक और देख लेते हैं। ये हमने समुद्र की बात की, हमने मैदानी क्षेत्र यानी मध्य भारत की बात कर ली। अब हम पहाड़ी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। नागालैंड हमारा एक राज्य है जो बिल्कुल पहाड़ों के अंतर्गत बसा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे किस तरीके से खेती होती है उसका एक बार हम देख लेते हैं कि वो लोग अपनी खेती, क्योंकि पहाड़ों पे खेती कैसे होगी, आप ध्यान करो कि पहाड़ कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर जो ढलान वाली जगह ज़्यादा होती है, ये खेती कैसे करते हैं, ये जो खेती करते हैं बच्चों उसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती कैसे होती है, ये मान लो पहाड़ है, ठीक है, यहाँ की जो ज़मीन है ये ज़मीन है, अब इस पे जो पानी डालेंगे वो तो बहकर नीचे आ जाएगा, जो भी हम फसल उगाएंगे उसमें पानी जाएगा ही नहीं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं बच्चों कि ये जो पाल बना देते हैं, खेतों में पाल बनाते हैं अपन, तो ये जो पाल बनाते हैं वो इस तरीके की पाल बनाते हैं, और यहाँ से फिर ये थोड़ा थोड़ा उठा देते हैं इस पाल को। तो जब यहाँ से पानी डाला जाएगा तो ये पानी यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहीं रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग सीढ़ी बना के और फिर खेत बनाते हैं, एक तरीके से सीढ़ी की तरह। इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हो, इसमें आप सीढ़ी नुमा खेती देख सकते हो कि इन लोगों ने पाल कैसे बनाई हुई है, और ये ऊंचा ऊंचा उठा देते हैं जिससे पानी वहीं पर इकट्ठा हो जाता है और आसानी से फिर फसल के अंदर लग जाता है। और इस सीढ़ी नुमा खेती के अंदर हमेशा चावल की खेती उगाई जाती है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं नागालैंड की। यह एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। क्या नाम है? चिजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। ठीक है, इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं, वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि नागालैंड में कौन से समुदाय के लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, तो हमें याद रखना है कि वो कौन से गांव समुदाय के हैं, चखे संघ समुदाय के हैं। ठीक है, इसका मतलब है सीढ़ी नुमा खेती का अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो इसका आप अर्थ भी समझ लीजिए लिखने के हिसाब से कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। ये छोटे छोटे सपाट टुकड़े में बांट दिया, उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है, सीढ़ी के जैसे दिखाई देता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे के ऊपर, ये जो ऊपर वाला भाग है, इसको थोड़ा उठा दिया जाता है। ठीक है, तो उठाने से क्या होगा भाई, पानी आगे खिसकेगा नहीं, तो इसको उठा दिया जाता है जिससे पानी भरा रह पाए, और यहाँ पर चावल की खेती सबसे अच्छी की जाती है। ये भी ध्यान रखना है कि सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं उनमें किसकी उपज की जाती है, चावल की उपज की जाती है। चिजामी के लोग के आसपास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं
और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। ये कैसे काम करते हैं बच्चों, इसका भी ध्यान रख लो। 4-7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, या तो परिवार के होते हैं या पड़ोस के लोगों को बुला लेते हैं, और फिर ये लोग दिन में काम करते हैं। दिन में पूरे दिन ये खेत बनाते हैं। खेत कैसे बनाते हैं, पहले पहाड़ों को साफ़ किया जाता है, वहाँ की मिट्टी को सही किया जाता है, वहाँ जो घास फूस होती है, जो कंकर होते हैं उनको हटाया जाता है, फिर पाल बनाई जाती है, फिर पाल बनाकर वो खेत तैयार करते हैं। दिन में तो काम करते हैं, शाम को फिर ये लोग इकट्ठा बैठकर एक साथ ही भोजन करते हैं। तो ये नागालैंड के अंतर्गत लोग काम करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का साधन। अब हमने पूरा अध्याय कंप्लीट कर लिया। हमने हर क्षेत्र के बारे में भी जान लिया, छोटे किसानों के बारे में भी जान लिया, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान हैं, उनके बारे में भी जान लिया, उनकी समस्याओं का भी हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, एक बार हम इस पूरे अध्याय के तहत जो जो मुख्य बातें हैं या जो जो आजीविका के साधन हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनाए जाते हैं, उनको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले खेती बाड़ी की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में खेत के अंदर खेत तैयार किया जाता है, फिर उसमें रोपाई की जाती है, निराई की जाती है, कटाई की जाती है। ये तो जानते हो ना, रोपाई चावल के खेत में की जाती है, बाकी जो ज़मीन, बाकी जो फसलें उगाई जाती हैं उनके अंदर क्या करते हैं हम कि जो बीज होते हैं उनकी उगाई की जाती है, यानी बीजों को उगाया जाता है। निराई क्या होती है, जब खेत के अंदर फसल के अलावा कोई दूसरे पौधे उग आते हैं जो कि खरपतवार होते हैं, यानी कि जो सही नहीं होते हमारी फसल का के लिए, उनको हटाना निराई कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद भी कटाई तो आप जानते ही हैं, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको काट लिया जाता है। तो ये कार्य किए जाते हैं। अब ये बात भी ध्यान रखना है कि फसल जो होती है वो किस पर, प्रकृति पर निर्भर होती है, यानी कि ऋतुओं के अनुरूप, मौसमों के अनुरूप फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मौसम खराब हो जाता है या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तूफान आ जाता है, हवाएं चल जाती हैं, तो ऐसे में कई बार फसल का नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बुवाई व कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त होते हैं। जब बीज उगाना होता है और उसकी कटाई करनी होती है तो सभी लोग बहुत समय तक कार्य करते हैं, 8 से 10 घंटे तक भी वो लोग कार्य करते हैं। बाकी समय उनका बोझ कम हो जाता है, और ये साल में लगभग 4 महीने भी इतना बोझ होता है। बाकी जो 8 महीने होते हैं बच्चों, उन पे ये फ्री होते हैं, इनके पास में काम कम होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। हमने देखा कि मध्य जो भारत है उसमें अलग तरीके की फसलें उगाई जाती है, वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उगाए जाते हैं, सरसों उगाई जाती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र हैं और समुद्री तट है, वहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। पहाड़ों के अंदर चाय का उत्पादन भी होता है, बागान भी अलग अलग होते हैं। समुद्री तटीय क्षेत्रों के अंदर नारियल के, केले के, आम के बागान होते हैं, जबकि मध्य भारत के अंतर्गत अलग बाग होते हैं जिसमें संतरा, मौसमी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फल उगाए जाते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में खेती अलग अलग की जाती है। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में फसलों को बेचते हैं, और फिर उस बाज़ार में बेचने के लिए ही अधिकतर लोग फसल का उगाते हैं, यानी उत्पादन करते हैं। किसान कर्ज लेते हैं। गरीब किसानों या खेतीहर मजदूर या मछली पकड़ने वालों को वर्ष भर रोजगार नहीं मिल पाता है। उन्हें साल में कुछ ही माह तक उनको रोजगार मिलता है, बाकी महीने वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके पास में आमदनी का कोई तरीका नहीं होता, कोई स्रोत नहीं होता है। ये हमने पूरे अध्याय के तहत बच्चों पढ़ लिया है। ये हमारा पूरा अध्याय खत्म हो गया। मैं समझती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं भली भांति नहीं समझ पाई हूँ तो आप इस पूरे अध्याय को दोबारा से देख सकते हैं। साथ में अपनी पुस्तिका के अंतर्गत भी आप इसको पढ़ते जाइए। आगे के भाग में हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।